ऐसे किसी भी कुंडली को देखने के लिए पंचांग सबसे ज्यादा मैटर करता है। पंचांग द हिंदू कैलेंडर, 5 अंक, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। 7.5 होता है जब हमारा सैटर्न हमारे मून की राशि से एक राशि आगे या एक राशि पीछे होता है। Okay. और यहाँ उस राशि में होता है, उस 7.5 साल के पीरियड को 7.5 बोलते हैं। अच्छा। और वो पीरियड सबका खराब नहीं जाता। उसका जहाँ पे स्पर्म गिरा, वीर्य बोलते हैं उसको, वहाँ पे निकला नीलम। जहाँ उसका खून गिरा, वहाँ निकला मूंगा, रेड मूंगा। जहाँ उसके दांत गिरे, समुद्र में गिरे थे उसके दांत, वहाँ निकला मोती। पुखराज इज द स्टोन ऑफ जुपिटर। जिसका जुपिटर स्ट्रांग है वो पुखराज पहन ले। 365 डेज जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, लेकिन वो 365 डेज नहीं है, वो 365 डेज 6 hours and 21 minutes and 9 seconds to be very precise। लेकिन 2047 is very dangerous period and 2026 is very dangerous period। जितनी माएँ, जितनी दादियाँ, जितने नानियाँ वृद्ध आश्रम में है ना, सबके बच्चों को वृद्ध दोष लगेगा। अच्छा। जो मर्जी कर लो। नमस्कार गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज मेरे साथ है राजन खिल्लन जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर है एंड एस्ट्रोलॉजर के टीचर भी है। थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू भाई, आपका भी थैंक यू, मेरा बुलाया बिल्कुल। हाँ जी, दिल्ली वाले ही है आप, बिल्कुल हमारे वेस्ट दिल्ली के ही। तो सबसे पहले हम आज एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, जो ये पूरा वर्ल्ड है, जो स्टोन्स होते हैं, जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं, उन सब सारी चीज़ों को लेके हम आज का पॉडकास्ट कैरी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा इस क्वेश्चन से कि जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये चीज़ प्रिडिक्ट करने के क्या बेसिस है? कुछ बेसिस है जिस चीज़ को लेके आप किसी का कुछ प्रिडिक्ट करते हैं? इंग्लिश है, A to Z में सारी इंग्लिश है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। कोई भी इंग्लिश का वर्ड, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, वॉवल, सब A से Z के बीच में है जी। ऐसी एस्ट्रोलॉजी है। 12 हाउसेस, 12 राशिस एंड 9 प्लैनेट्स। ओके। ये सब इसका A to Z है। ओके। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स में जो लोगों को नहीं पता, देयर आर सम प्लैनेट्स, देयर आर सम सेंसिटिव पॉइंट्स। जैसे गुलिक होता है, मांदी होता है, बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। और पंचांग एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आई थिंक एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता। तो जैसे इंग्लिश A to Z के बीच में है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी 9 प्लैनेट्स 12 राशिस में घूम जाती है पूरी। ओके। सिंपल। इसको प्रिडिक्ट करने का वो है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर एंड मून आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो एक योग बनता है गज केसरी योग। अच्छा। गज केसरी नाम से आपको क्या फील आ रही है? गज केसरी से ऐसे? गज होता है हाथी, हाँ। और केसरी होता है केसर। केसर, हाँ। हाथी और केसर, गज केसरी योग, मतलब केसर रंग का हाथी। हाँ, अच्छा। एरावत वाली फीलिंग आती है। हाँ, ओके ओके ओके। लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में मैंने गज केसरी योग देखा है, नील बटा सन्नाटा। कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, अच्छा। कोई अकाउंटेंट है, कोई क्लर्क है। तो लेकिन हमारे शास्त्रों में गज केसरी योग को अ वेरी गुड योग, राजयोग या धन योग की तरह बताया गया। ओके। तो पॉइंट क्या, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं बहुत सारे जो हम मिस कर देते हैं और सीधा योगों में जाते हैं। महापुरुष योग है। ओके। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल तक रहता है अप्रोक्सीमेट। ओके। 2.5 ईयर। उस राशि में जब सैटर्न 2.5 साल तक रहेगा, तो उस राशि में एक सस महापुरुष योग होता है। वो अप्रोक्सीमेटली 30% लोगों का बन जाएगा उन 2.5 साल में जो लोग पैदा होंगे। अच्छा। हाँ, तो क्या 30% लोग महापुरुष हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो डिसाइडिंग फैक्टर कहाँ है? एक ही लोकेलिटी में
एक ही जगह में एक ही टाइम पे इतने लोग पैदा होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है? मैं डिसाइडिंग फैक्टर्स पे बात करूंगा, मैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी पे बात नहीं करूंगा। बिल्कुल। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी तो भरी पड़ी है। मैं भी वही जानना चाहता हूँ कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। डिसाइडिंग फैक्टर किसी भी चीज को, किसी भी मकान को बनाने के लिए नींव सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऐसे किसी भी कुंडली को देखने के लिए पंचांग सबसे ज्यादा मैटर करता है। ओके। पंचांग द हिंदू कैलेंडर, 5 अंक, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन पांचों का कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज मिसिंग इन आवर स्टडीज, इन आवर वैदिक स्टडीज ऑल्सो। और इसका जो जादू है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब मेरा बड़ी सिंपल सा है, अगर पंचांग आपका स्ट्रांग है ना और आपकी कुंडली में राजयोग एक भी नहीं है तो भी आपको राजयोग मिलेंगे। और अगर राजयोग हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवेंट राजयोग बनेंगे, और अगर बुरे योग हैं तो नलीफाई हो जाएंगे। अच्छा। तो पंचांग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और यही मेरा एक मतलब मेरा जिंदगी का पर्पस है कि एस्ट्रोलॉजी में पंचांग जो नहीं इम्पोर्टेंट माना जाता उसके इम्पोर्टेंस को समझाना। एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, ये मेरा मतलब एज अ टीचर ऑल्सो मैं पंचांग पे फोकस करता हूँ सबसे ज़्यादा, जो हिंदू कैलेंडर है। ओके। ये एक चीज़ बताइए, ये जो 7.5 कहते हैं ये क्या होता है? ये एक टर्म है जो एस्ट्रोलॉजर का ब्रेड एंड बटर है। 7.5, मांगलिक, कालसर्प, गुरु चंडाल आजकल नया आया है। सॉरी, ये जो 4-5 टर्म्स हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स के ब्रेड एंड बटर है। ओके। 7.5 होता है जब हमारा सैटर्न हमारे मून की राशि से एक राशि आगे या एक राशि पीछे होता है। ओके। और यहाँ उस राशि में होता है, उस 7.5 साल के पीरियड को 7.5 बोलते हैं। अच्छा। और वो पीरियड सबका खराब नहीं जाता, वो पीरियड सिर्फ उन लोगों का खराब जाता है जिनका सैटर्न खराब है। ओके। I am running my 7.5 and I am in my best position in this life। तो मेरा सैटर्न अच्छा है तो 7.5 का मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो है नहीं। अगर आपका सैटर्न खराब है तो आपका भी 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ऐसे ही अगर आपका मंगल खराब है तो आपका मांगलिक का नेगेटिव इफेक्ट आएगा। बट अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपका मांगलिक का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। एक सब्जी है, हाँ। नॉर्मल सी सब्जी, उसमें आप देसी घी का तड़का ऊपर से लगा देते हो, तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। टिट्टो। ओके। वो जो देसी घी का तड़का है ना वो हमारे योग हैं कुंडली के। लेकिन अगर सब्जी बासी है तो देसी घी का तड़का क्या करेगा, वो खाने लायक ही नहीं है। तो हमें चीजों को गुरु चंडाल योग या 7.5 या काल सर्प, सचिन तेंदुलकर का काल सर्प है। आपको लगता है सचिन तेंदुलकर ने कोई काल सर्प की पूजा कराई होगी? कुछ नहीं कराया उसने। काल सर्प तो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में ये टर्म ही नहीं है। आप पूरे वैदिक शास्त्र में अगर मुझे काल सर्प की टर्म कोई वैदिक शास्त्र में किसी की लिखी हुई की बुक की बात नहीं कर रहा, वैदिक में ये टर्म ही नहीं मिली मेरे को। अच्छा। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा। अब जैसे क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ रहा है, एक मेरे को आपसे पूछना था, जैसे लोगों के गुण मिलते हैं, किसी के शादी के पहले पत्रिकाएं मिलवाते हैं, किसी के 20 गुण मिलते हैं, किसी के 25, किसी के 30 गुण मिलने के बाद भी किसी का डिवोर्स हो जाता है। उसका क्या रीजन होता है? उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मल्टीपल, वो तो कुंडली देख के पता लगेगा। लेकिन गुण मिलान एस्ट्रोलॉजी में सबसे, इट्स द टर्म आफ्टर मैनी टर्म्स। अच्छा, ओके। इट्स द टर्म परफ्यूम हम लगाते हैं आफ्टर बीइंग ड्रेस्ड। ओके, समझ गया। इट्स द टर्म आफ्टर मैनी टर्म्स। एक दोष मिलान भी होता है। साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं करता। अच्छा। हाँ,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तिथियों की बात 2-4 जगह कर चुका हूँ, दोबारा आपको। अमावस्या तिथि है, एक पूर्णिमा तिथि है। एक अमावस्या की लड़की है और पूर्णिमा का लड़का है, उनके मेंटेलिटी मैच ही नहीं करेगी। एक फुल मून में, एक नो मून में। नो मून वाला इंट्रोवर्ट, फुल मून वाला एक्सट्रोवर्ट। फुल मून वाला कहेगा बाहर चलो सोशलाइज करो, नो मून वाला कहेगा क्यों करूं मैं सोशलाइज, मैंने नहीं करना। सिर्फ तिथि का अंतर है, सिर्फ तिथि का, और डिफरेंसेस आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर हैज मच बिगर जॉब देन सॉफ्टवेयर्स। जो चीज़ सॉफ्टवेयर में हो जाती है ना फटाफट, वो चीज़ एस्ट्रोलॉजर की नहीं है। एस्ट्रोलॉजर इज मच डीपर, मच डीपर। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये तो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक और थोड़ी सी चीज़ बताऊँ। एस्ट्रोलॉजी में 9 बोलते हैं ना, 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स नहीं है, 7 प्लैनेट्स हैं। राहु केतु सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। राहु केतु सेंसिटिव पॉइंट्स है, और राहु केतु की तरह ही देयर आर मैनी सेंसिटिव पॉइंट्स, मैनी मोर सेंसिटिव पॉइंट्स। गुलिक है, इंद्रचाप है, धूम है, व्यतिपात है। और ये मैं आपको बताऊं, ये एस्ट्रोलॉजर्स नाम भी नहीं जानते इन सब सेंसिटिव पॉइंट्स के। और ये जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि किसी की शादी हुई, उसके 7th हाउस में गुलिक भी है और धूम भी है, पॉसिबल है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आई विल से डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। अच्छा, 36 के 36 गुण मिला लो उससे। तो गुण एक सिर्फ बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है ऑफ अ लार्जर थिंग, समझ गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो हम ये अंगूठियाँ पहनते हैं। पहले तो अगर आप मेरे को बताओ कि 4-5 जो भी किस किस तरीके की अंगूठियाँ होती हैं, क्या हर एक रिंग का, जैसे ये पुखराज है, अब जैसे ये हो गया, क्या ये पहनने का क्या रीज़न होता है? क्या इससे चीज़ें आती है? मतलब जब किसी राक्षस को अवतार उतर के मारता है, तो वो राक्षस की मृत्यु भी एक दैव्य चीज होती है। बिल्कुल। ये जो अंगूठियां है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुखराज पहना है, मैंने नीलम पहना है, किसी ने मूंगा पहना है, किसी ने रूबी पहना है। ये हर प्लेनेट की एक अंगूठी है। महिषासुर नामक राक्षस सुना, उसको माता रानी ने मार दिया। उसका जहाँ पे स्पर्म गिरा, वीर्य बोलते हैं उसको, वहां पे निकला नीलम। जहाँ उसका खून गिरा, वहां निकला मूंगा, रेड मूंगा। जहाँ उसके दांत गिरे, समुद्र में गिरे थे उसके दांत, वहां निकला मोती। यू गो बैक एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग एंड यू विल कम। और जो लोग कहते हैं ना कि स्टोन्स में कोई पावर नहीं होती, स्टोन्स रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद नहीं ज़्यादा स्टोन्स रिकमेंड करता, लेकिन ये कहना कि स्टोन्स में पावर नहीं है, ये गलत है। अच्छा, हाँ, स्टोन्स आर एक्सपेंसिव एंड उनको ऑथेंटिसिटी देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन स्टोन्स आर नॉट ओनली उपाय, दे आर द पार्ट ऑफ उपाय। ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल किसी का सन बहुत स्ट्रांग है, और मैं उसको सन का स्टोन रिकमेंड करना चाहता हूँ, आई विल से जस्ट हैव अ सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, विटामिन डी भी मिलेगा। उसको मैं स्टोन तब प्रेफर करूंगा जब वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होगा, या उसके लिए एक जेम स्टोन, एक प्राइड भी होगी, प्रेस्टिजियस फैक्टर भी होगा। लेकिन अगर सन को अगर मैंने स्ट्रॉन्ग करना है, तो आई विल जस्ट आस्क हिम टू टेक सनलाइट एंड हाथ जोड़ के खड़े रहो भगवान सूर्य के आगे, उनसे मांगो। ऐसे मून का है, ड्रिंक वाटर, डोनेट वाटर, बी काम कंपोज, वाटर बॉडी के आसपास वॉक कर लो। छोटे छोटे उपाय हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। मैं पर्ल या मोती कब रिकमेंड करूंगा, जब सामने वाला मुझे फोर्स करेगा रिकमेंड करो। पावर है, लेकिन उपाय के पार्ट्स में स्टोन को मैं लास्ट में रखता हूँ। पहले मैं रखता हूँ व्रत को, फास्टिंग, फिर मंत्र को, और फिर डोनेशंस को। लेकिन स्टोन्स आर पार्ट ऑफ उपाय एंड दे हैव वेरी डीप सिग्निफिकेंस इन एस्ट्रोलॉजी। नहीं, वही मेरा आपसे सवाल था कि जैसे अब पुखराज ही है, मैं अपने क्या इसका रेलेवेंस होता है? पुखराज इज दी स्टोन ऑफ जुपिटर। जिसका जुपिटर स्ट्रांग है वो पुखराज पहन ले तो उसको एक पुश मिल जाता है। जैसे टर्बो मिल जाता है ना गाड़ी के, जिन गाड़ियों में पेट्रोल टर्बो होता है, डीजल टर्बो होता है, पुश मिल जाता है। इंजन की पावर में एक टॉर्क ज्यादा आ जाता है। यू गेट अ अपर हैंड इन योर, जिस तरफ आप चल रहे हो उस तरफ की हवा आ जाए
तो आपको चलने में आसानी हो जाती है। बस ये स्टोन का फैक्टर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। ऐसा नहीं है स्टोन पहन के वक्त बदलता है, स्टोन पहन के दशा से वक्त बदलता है, महादशा अंतरदशा से वक्त बदलता है। स्टोन पहन के उसको पावर दी जा सकती है। महादशा अंतरदशा से वक्त बदलता है मतलब? हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक पीरियड होता है, उसको महादशा बोलते हैं। ओके। एक सब पीरियड होता है उसी महादशा में, उसको अंतरदशा बोलते हैं। ये चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं टाइम के। स्टोन पहनने से अगर हम महादशा सपोर्टिव है उसी का स्टोन पहन ले तो ये बेटर रहता है। नहीं तो कैसे सबके लाइफ में ये सबके लाइफ में अलग होगा ये महादशा अलग, बट आती सबके लाइफ वो तो आएगी ही ना, उसके बिना क्या जब हम पैदा होते हैं एक नक्षत्र में पैदा होते हैं। अच्छा, ओके। और उस नक्षत्र के लॉर्ड से हमारा वो टाइम शुरू होता है, और ये मान्यता है जब हम मरते हैं उसके बाद हम पैदा होते हैं। हाँ। तो उस नक्षत्र में हम मरे हैं और उस नक्षत्र में हम पैदा होंगे और वहीं से हमारा टाइम स्टार्ट होगा। तो क्या जैसे अगर मेरी कोई फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सर्टेन टाइम में पैदा हुआ या जो भी हुआ हूँ और आपने मेरी सारी चीज़ें देखी, मेरी जो भी पत्री वत्री जो भी देखी, और आपने कहा कि अभी आपका ऐसा समय चल रहा है, अगर उसको मुझे चेंज करना हो, पॉसिबल नहीं है। नहीं तो फिर जो ये मंत्र व्रत स्टोन ये क्या करते हैं? ये सिर्फ असिस्ट करते हैं, बदल नहीं सकता, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। अच्छा, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। यू कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस, यू कैन टेक कार इंश्योरेंस, यू कैन टेक जीरो डेथ इंश्योरेंस, लेकिन एक्सीडेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। एक्सीडेंट मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जा सकती है, फेलियर मैनेजमेंट की जा सकती है। राम और कृष्ण की लाइफ को देख लो, सारी फेलियर और स्ट्रेस मैनेजमेंट ही तो है उनकी। सही बात है। जिस चीज में हार्ट अटैक आना चाहिए एक इंसान को, आपसे आपकी एक प्रॉपर्टी छिन जाए, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वही बात है। उनको कहा गया कि आपकी प्रॉपर्टी छिन गई, और 14 साल के लिए क्यों छिनी? क्योंकि समय उनका वो तो पुराने समय में 14 साल तक अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करते तो वो उसके हाथ में चली जाती है, जो उसका एक्चुअल ओनर होता है। अच्छा। जो उस पे कब्जा रखता है। अच्छा, अगर आप 14 साल तक 14 साल की ये रेलिवेंस थी कि 14 साल का वनवास ही क्यों दिया। अच्छा। देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। हमारी जितनी पूरी हिस्टोरिक किताबें सबके पीछे साइंस है, हर स्टोरी के पीछे साइंस है। बिल्कुल साइंस है, और बिल्कुल साइंस भी है, आर्ट भी है, कॉमर्स भी है, क्रिएटिविटी भी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा। ये फेस रीडिंग भी होती है, लोग फेस देख के बता देते हैं बहुत सारी। होती है। उसमें क्या होता है? कैसे आप किसी का फेस देख के बता सकते हो? ये भी शास्त्रों में लिखा है। जैसे हैंड रीडिंग है, अब आप हाथ देख के बता सकते हो लकीरों के हिसाब से क्या है लकीरें? नहीं, मैं नहीं बता सकता। आई एम नॉट इन गुड इन दैट, लेकिन आई डोंट बिलीव, आई नो दैट दिस आर आल्सो द साइंसेस। अच्छा, आप हैंड रीडिंग नहीं करते? आप आई नो द बेसिक्स बट आई एम नॉट गुड एट इट, सो मैं उसको नहीं। हाँ, बट क्या होते हैं बेसिक्स इसके हाथ पढ़ने के? जैसे कहते हैं हाथ नहीं, बॉडी के सारे लक्षण पढ़े जाते हैं। बॉडी के सारे लक्षण पढ़े जाते हैं। अब मान लो किसी की 5 फिंगर्स हैं और एक फिंगर में स्किन डिजीज है, 4 फिंगर में नहीं है। और उस फिंगर को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। तो उसका जुपिटर खराब है। अच्छा, ओके, यू आर गेटिंग माय। ऐसे ही आपकी फॉर एग्जांपल ये कलाई है, इसमें हम ये बगलामुखी माता का धागा है। अब जो लोग ये इसको ऐसे करते हैं और पूरा ज्वाइन हो जाता है, उनका सन वीक है, और जिनका ज्वाइन नहीं होता उनका सन स्ट्रांग है। जैसे मेरा ज्वाइन होते होते रह गया, ज्वाइन नहीं हो रहा, मतलब मेरा सन ओके है। जिन लोगों की नर्व्स बहुत ज़्यादा ज्वाइन हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? सन में कुछ वीकनेस है आपकी। अच्छा, ज्वाइन अगर है तो वीकनेस है, और अगर ज्वाइन नहीं हो रहा तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग साइड में। अब कई लोगों की नसें नजर आती हैं बॉडी में। अच्छा, कई ये गांव देहात वाले ये चीज को समझेंगे। जब कोई गाय लेनी होती है ना दूध के लिए, तो जिनकी नसें नजर आ रही होती हैं गाय की, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं जिनकी नसें नहीं नजर आ रही होती। अच्छा, हाँ,
ये गांव देहात में बड़ा प्रचलित है। ये सन वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या होता है अगर आपका सन स्ट्रॉन्ग होता है तो? आत्मबल मिलता है, आत्मबल, कॉन्फिडेंस, अच्छा, सपोर्ट फ्रॉम डैड, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। और वीक होगा तो इसका अपोजिट। लेकिन अगर मैं आपको इसकी अब ऑपोजिट बात बोलूं कि मुझे तो मेरे डैड से बहुत सपोर्ट मिलता है। हाँ, तो आपके डैड से आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा सन वीक है। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपका सन वीकनेस की तरफ नजर आ रहा है और आप कह रहे हो आपको आपके डैड से बहुत सपोर्ट मिलता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ एक चीज नहीं होती। आपके डैड के ऊपर क्या, हर बंदे का डैड अपने बेटे को सपोर्ट करेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्या वो डैड सपोर्ट करने लायक भी है? ओके, इंटेंशन की बात नहीं कर रहा, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं अच्छा भाई बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अच्छा भाई बन पाऊंगा? समझ गया। मैं अच्छा पति बनना चाहता हूँ इंटेंशनली, क्या मैं अच्छा पति बन पाऊंगा? मैं अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ, क्या मैं अच्छा बेटा बन पाऊंगा? इन सब चीज़ों को आंसर एस्ट्रोलॉजी से किया जा सकता है। तो मतलब कोई भी चीज़, एक्शन, कोर्स का कोई एक वो नहीं है। जैसे आपने कहा कि गुण सिर्फ एक छोटा पार्ट है, एक छोटा पार्ट, वैसे ये भी एक छोटा पार्ट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और उसके साथ। देयर आर मोर देन 1800 कॉम्बिनेशंस इन अ पर्सन चार्ट, जिसको देख के हमें प्रिडिक्ट करना होता है और हम नहीं कर पाते वो चीज़। हम मोटा मोटी चीज़ें देखते हैं, बस दिक्कत ही है। अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कलयुग की, कि कलयुग कब खत्म होगा। इस पे आपका क्या कहना है कि कलयुग कब खत्म होगा? लोगों को लगता है कलयुग खत्म होने का मतलब है कि दुनिया ही खत्म होगी, फिर नई दुनिया जन्म लेगी। कलयुग खत्म, कलयुग इज द मेंटेलिटी, कलयुग इज द मेंटेलिटी। कलयुग, कली का मतलब होता है कलह, इंसान की इंसान से कलह। अच्छा, वो खत्म होती भी रहेगी। अब आपको पता है रामायण कितनी बार रिपीट हो चुकी है इस धरती में? कईयों बार, कोई इसका अंत नहीं, कोई इसकी स्टार्टिंग नहीं। मतलब रामायण आप जानते हो कि एक ही रामायण हुई है। हाँ, एक ही बार हुई है। हाँ। कई बार हो चुकी है रामायण, कई बार हो चुकी है। महाभारत कई बार हो चुकी है। देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, देयर इज नो गुड एंड नो बैड। तो जो कलयुग है ना, कलयुग इज द टर्म जो कहते हैं 4,32,000 साल का है, या जो भी उनकी फिलॉसफीज है। कलयुग का आप सिनेरियोस देखो, जो दिखता है वो ज्यादा बेटर है, जो सुना है वो ज्यादा बेटर है, जो दिखता है वो मैटर है ना। आजकल क्या हो रहा है? आजकल बहुत तहस नहस हो रही है ओवरऑल, अगर एक सिचुएशन की बात करें। और ये तहस नहस की पीक 2026-27 तक चलेगी, और वो पीक के बाद जब कम होना स्टार्ट होगा तो उसको आप युग परिवर्तन बोलेंगे। जब सब इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाएंगे, सब एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड वो होगा, लालच कम होगा, हवस कम होगी, तो उसको आप क्या बोलोगे? कि वी आर इन बेटर टाइम्स। तो उसको युग परिवर्तन भी तो बोला जा सकता है। हाँ, पर जो ऐसा कहा गया था कि जब कलयुग खत्म होगा, जो जितना हमने सुना है कि एक यूटोपियन सोसाइटी होगी उस टाइम पे, कि मतलब एक अंदर की जो भावना होती है एक इंसान की इंसान के लिए, वो हमेशा एक अच्छे वे में रहेगी। लेकिन ऐसा मैं ये तो बोल नहीं सकता कि 3 साल बाद ऐसा हो जाएगा। तो मैं तो आपको उसके पीछे की एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी बोल रहा हूँ। एस्ट्रोफिजिक्स ये कहती है कि जिस साल एक अलग ही वो है ज्योतिष की, वो कहती है जिस साल 4 ग्रहण और अधिक मास का कॉम्बिनेशन होता है। विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ। आप अधिक मास बता सकते हो क्या होता है? अधिक मास बता सकता हूँ। पहले अधिक मास को बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ लूनर मंथ, ओके, जो 27.5 दिन के आसपास का होता है। ओके, तो सोलर मंथ और लूनर मंथ में कितना फर्क आ गया? करीबन 2.5 दिन का। 3 साल में ये जो पीरियड होगा, तो ये एक मंथ का रूप ले लेगा कि नहीं लेगा? हाँ।
तो ये जो लूनर और सोलर मंथ का डिफरेंस आ जाता है ना, ये हमारे त्योहार वो ना हो, तो इसके लिए अधिक मास का वो किया गया है। अधिक मास हमेशा अप्रैल से लेकर अक्टूबर वाले मंथ तक आता है, उसके अलावा कोई अधिक मास नहीं आता। अच्छा। हाँ जी। तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे 29 फरवरी है ना, तो बैलेंसिंग है। ओके ओके ओके। ऐसे ही अधिक मास बैलेंसिंग है। ओके। बैलेंसिंग कैसे मैं बताता हूँ। देयर इज 365 डेज जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है। हाँ। लेकिन वो 365 डेज नहीं है, वो 365 डेज 6 hours and 21 minutes and 9 seconds to be very precise। ओके। 6 hours 4 साल में 24 घंटे बन गए। तो एक ईयर एक दिन ऐड हो गया 29 फरवरी। ओके 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 ओके। हाँ। अब लूनर में वो चीज ऐसे नहीं किया जा सकती, तो उसको अधिक मास कह रहे हैं, और अधिक मास को इनऑस्पिशियस माना जाता है। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट। हाँ। ठीक। और इसको इंट्रोड्यूस किया था कृष्ण मतलब विष्णु जी ने डेमन्स को मारने के लिए। और आपको एक बड़ी सिंपल सी बताऊं। हाँ। कोई अधिक मास में पैदा हुआ है, उस टाइम अधिक मास चल रहा है, वो बंदा पैदा हुआ है, वो अनलकी है इररिगार्डलेस ऑफ एनी राजयोग इन दी कुंडली। अच्छा। इस अधिक मास में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे ना। Irregardless of any Rajयोग in the Kundali, they all are unlucky in some point of their life. Okay. आप मेरे को इससे पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, ये कलयुग वाला। उस मेरे हिसाब से जो कलयुग है वो 2026 एक बहुत मेजर पीरियड होगा, 2047-48 एक बहुत मेजर पीरियड होगा। उसके बाद के जो टाइम्स होंगे वो बहुत बेटर होंगे। और कली एज अ डेमन एंड कल्की एज अ गॉड, वो 2047-48 वाले इवेंट में आ जाएंगे। और इसका जवाब वक्त देगा, मैं नहीं दूंगा। और 2026 में ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी चेंजिंग हो रही है, कितना बड़ा ट्रांजिट है ये। नहीं तो 2026 में आपने अभी पहले भी कहीं प्रेडिक्ट करा था। हाँ जी। कि इंडिया में बहुत ज्यादा उसका हार, इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर पूरा ही मैं वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। 2026 ऑनवर्ड्स विक्रम संवत जब शुरू होगा 2026 का, जो मार्च अप्रैल में शुरू होता है, उसके बाद और अगले विक्रम संवत मतलब 2027 का जो विक्रम संवत शुरू होगा, उससे पहले बहुत बुरा हाल होगा। वो एक साल में सब नेगेटिव होगा। और नेगेटिव वो वर्ल्ड वॉर के सेंस में जाती है, एआई भी हो सकती है, कोविड वाली सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत सारी लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। 2047 में कली भी तो एआई हो सकती है। ऐसा कहते तो है, जैसे पापा मेरे फादर, अगेन मैं उनको ही बात बोलता हूँ, वो मेरे को यही कहते कि बेटा कली तो एआई यही तबाही मचाएगी दुनिया में। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन कुछ इस तरह का ही होगा, कुछ इस तरह का ही होगा, क्योंकि वेपन्स चेंज हो रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो जो हमारी इस टाइम का दिमाग कहता है वो यही होगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है। लेकिन 2047 इज वेरी डेंजरस पीरियड एंड 2026 इज वेरी डेंजरस पीरियड। एंड मेरा सबको सजेशन है कि इस पीरियड को सरवाइव करना है, मैनेज करना है। जैसे स्ट्रेस मैनेज करते हो, फेलियर मैनेज करते हो, तो इस पीरियड को भी मैनेज करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर उठ जाओगे। सोचने में बड़ा अजीब लगता है, 2 साल ही बचे हैं उसमें। तो वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने उस चीज को मैनेज किया था ना, 1939 ऑनवर्ड्स। उसके बाद वर्ल्ड वॉर भी तो खत्म हो गई। तो ये तो मैनेज किस तरीके से आप मैनेज करो ऐसी चीज? कोविड को आपने कैसे मैनेज किया था? तो आप कह रहे हो कि पहले से इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो अपनी जगह प्रिपेयर होगी, मेंटली तो आप प्रिपेयर हो गए ना पहले। मेंटली प्रिपेयर होना इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। नहीं, पर कोविड जैसी चीज किसी ने क्यों नहीं प्रिडिक्ट करी फिर? की थी एक छोटा बच्चा, मैं नाम तो नहीं याद, मेरे को भी ध्यान आ रहा, यूट्यूब में मुझे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस डाली थी उसने की थी। प्रज्ञा क्या नाम था उसका यार, वो बहुत फेमस हुआ था। बहुत फेमस हुआ था।
और ही इज़ अ गुड एस्ट्रोलॉजर, हुई इज ऑल्सो रिसर्चिंग। और भी एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी ये पीरियड ख़राब है। मेरे पास एक बुक है आज भी लिखी हुई है, 1980s में वो बुक लिखी गई थी, उसमें लिखा हुआ ये पीरियड ख़राब था। 1980s में लिखी गई थी? हाँ, हर चीज़ प्रिडिक्टेड है हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, हर चीज़ प्रिडिक्टेड है। बस ये है कि इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बन के अगर वही बातें रिपीट करता रहे और उस लोग तो उसी को देखेंगे ना। रिसर्च में तो कोई भी नहीं जाएगा ना आगे। अच्छा, एक मेरे को आपसे पूछना था कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें प्लैनेट्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे सेलेस्टियल सोलर सिस्टम के अंदर है, लेकिन उसमें कुछ प्लैनेट्स को काउंट नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में जो एक्चुअल में होते हैं। तो क्यों नहीं करा जाता उनको? जैसे नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो, इनको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काउंट नहीं करते, इसका क्या रीजन है? प्लूटो को तो अब नासा वाले खुद प्लैनेट नहीं मानते। हाँ, अच्छा, दूर डिस्टेंस की वजह से। जब हम पढ़ते थे तब प्लूटो को प्लैनेट्स मानते थे। अब नासा वाले खुद ही कह रहे हैं प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। वैदिक ऋषि नेपच्यून और यूरेनस को भी प्लैनेट्स नहीं मानते। उनके लिए वर्ड प्लैनेट नहीं था, प्लैनेट इज ए इंग्लिश वर्ड, उनके लिए वर्ड था ग्रह। और जो ग्रह के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि ये ग्रह के में फॉल होना चाहिए, हर ग्रह का अपना ऑर्बिट होना चाहिए, हर ग्रह का अपने मून होने चाहिए, तब वो ग्रह के उसमें फॉल करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो वैदिक ऋषि ने सैटर्न के आगे ग्रह नहीं माने। अच्छा। और यही वजह है कि हमारे 7 ही दिन है और 7 ही ग्रह है। अच्छा। संडे के बाद मंडे क्यों आता है, इसके पीछे भी यही थ्योरी है। क्या, क्यों आता है? बताता हूँ मैं आपको। अर्थ हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। हाँ, ये तो कंफर्म है ना। हाँ। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी एम्बिकल कॉर्ड कटती है, हाँ। उस टाइम को नोट किया जाता है। हाँ। और वहां से पूरे ब्रह्मांड की फोटो खींची जाती है। उस फोटो को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उस फोटो को कुंडली बोलते हैं। कि उस पॉइंट से, जैसे कोई लंदन में पैदा हुआ तो उस पॉइंट से मून कितनी दूर है, अच्छा। वो अलग डिग्रीज में होगा, और उस पॉइंट से सन अलग डिग्रीज में होगा। लेकिन दिल्ली में जो पैदा हुआ है उसके मून अलग होगा और सन अलग होगा, क्योंकि अर्थ गोल है। बिल्कुल गोल है। हाँ। हर जगह का सनराइज टाइम भी अलग होता है, बिकॉज अर्थ गोल है और वो ऐसे भी घूमती है और अपने ऑर्बिट में भी ऐसे घूमती है। तो मतलब जब मैं पैदा हुआ उस टाइम द वे द स्टार्स एंड प्लैनेट्स वर अलाइंड इन योर फ्रॉम योर लोकेलिटी। हाँ, फ्रॉम वेयर यू आर। हाँ, दैट्स द कुंडली ऑफ योर्स। ओके। बिल गेट्स और इंदिरा नूरी में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही टाइम में पैदा हुए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वो सिएटल वॉशिंगटन में पैदा हुआ और ये तमिलनाडु में पैदा हुई है। टाइम ऑलमोस्ट सेम था। अच्छा। अगर डे लाइट सेविंग्स वगैरह सब देखी जाए तो ऑलमोस्ट सेम टाइम था, दोनों ही सक्सेसफुल रहे। तो उस टाइम में कुछ अच्छा योग बन रहा होगा ना, लेकिन वो वहाँ से वो प्लैनेट्स की डिग्रीज अलग हैं और इंडिया से वो प्लैनेट्स की डिग्री अलग है, तो वहाँ से वो प्लैनेट्स की डिग्री ज़्यादा अच्छी होंगी, ज़्यादा कंपैक्टेबल होंगी। तो बिल गेट्स ऊपर निकल गया, इंदिरा नूरी थोड़ी सी उससे डाउन रही। तो संडे के बाद मंडे का क्या रीज़न है? आप मुझे बताओ, सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है अर्थ से? वैसे तो प्लूटो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न है। सैटर्न, नेपट्यून नहीं है? नेपट्यून भी एस्ट्रोलॉजिकली कोई प्लैनेट। अच्छा, वो तो है ही नहीं, सॉरी। सैटर्न है। मायर, एक सेकेंड। एम से कौन से प्लैनेट्स है? एक तो मार्स है, हाँ, मर्क्यूरी तो स्टार्ट हो गया। मर्क्यूरी, वीनस। हमने सोलर सिस्टम नहीं देखना, हमने अर्थ से डिस्टेंस देखना है, और अर्थ से हम डिस्टेंस। अच्छा, ओके। ओके, तो अर्थ से आप कह रहे हो सैटर्न सबसे दूर है? सबसे दूर सैटर्न है। अच्छा। उससे कम दूरी पे है जुपिटर। अच्छा। सैटर्न पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में 30 साल लगाता है। अच्छा। जुपिटर लगाता है 12 साल। ओके। उससे कम दूरी पे है मार्स। फिर उससे कम दूरी पे सन लगाता है 365 दिन। हाँ। सन से कम दूरी पे है वीनस, और वीनस से कम दूरी पे है मरकरी,
और सबसे कम दूरी पे है, सिर्फ 27 साढ़े 27 दिन लगाता है, वो है मून। लॉजिक क्लियर? सबसे कम दूरी पे मून, सबसे ज्यादा दूरी पे सैटर्न। कितना बोला आपने सैटर्न? 30 साल? 30 साल लगाता है। बाय गॉड। हाँ ठीक। अर्थ से अगर देखा जाए तो व्यूइंग पॉइंट अर्थ है। सैटर्न को हम मान लेते हैं फर्स्ट प्लेनेट, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सुबह जब सनराइज होता है तो एक होरा आती है। होरा संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आर बनाया गया। हाँ, होरा से आर बना, ये मैंने सुना हुआ है। ये सुना है ना? हाँ। और हमारे शास्त्र का नाम है बृहस्पराशर होरा शास्त्र। ओके। Why the Hora word is underlined by our Rishi? Why not planet word? Why not graha? Why not anything else? Why Hora? इसकी वजह है कि दिन का जो पहला घंटा होता है वो एक प्लेनेट की होरा पे होता है। तो सैटरडे को मान लो 6:30 बजे सनराइज हुआ, तो 6:30 से 7:30 बजे सैटर्न की होरा होगी। अच्छा। फिर सैटर्न के बाद आएगी जुपिटर की होरा, क्योंकि सैटर्न से कम दूरी जुपिटर की है। फिर जुपिटर से कम मार्स की है। सैटर्न की होरा, जुपिटर की होरा, मार्स की होरा, फिर सन की होरा, फिर वीनस की होरा, फिर मरकरी की होरा, फिर मून की होरा। हाँ। 7 होरा हो गई। हाँ। दिन में 24 घंटे होते हैं। हाँ। तो 22nd आवर तक 7 7 and 7। हाँ। 21st आवर तक वही प्लेनेट की होरा रिपीट हो रही है। बिल्कुल। सुबह 6:30 बजे जिसकी होरा होगी, 8वां घंटा भी उसी का स्टार्ट हो जाएगा। 7 प्लेनेट के बाद जो 8वां घंटा होगा, बिल्कुल। तो जब 22वां घंटा होगा सैटर्न का, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो सैटर्न की होरा का ही होगा। बिल्कुल। 21 घंटे कंप्लीट सैटर्न का होगा। सैटर्न की होरा में 21 घंटे, 21 या 22 21 घंटे कंप्लीट पे सैटर्न की होरा। हाँ। 22वीं शुरू होगी। हाँ, 22वीं शुरू होगी। हाँ। सैटर्न के बाद जो 22वीं आएगी वो आएगी जुपिटर की। हाँ। 23वीं आएगी मार्स की। हाँ। चौथी, जो 23 घंटे 59 मिनट्स के बाद अगली होरा कौन सी है? मार्स से पहले सन। हाँ। सैटरडे के बाद जो अगले डे की सनराइज होगी तो सन की होरा आ गई। हाँ। तो सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। ओ। संडे की 21st होरा में सन की होरा होगी। हाँ। 22nd आवर में किसका होगा? वीनस। फिर मर्क्यूरी। 23rd और 59 मिनट्स में मरकरी की होरा खत्म। हाँ। मरकरी के बाद मून। ओ, मंडे की 21st। ओ, ये तो क्रेजी है। क्रेजी है तो बताते क्यों नहीं है लोगों को? पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, सूर्य सिद्धांत में लिखा है, ये सब तो लिखा है। और लिखा गया है, बस थोड़ा संस्कृत में लिखा है, थोड़ा डिकोड करना पड़ता है। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम कहीं भी सुना है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना था जब मैं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में जाना शुरू किया था, रिसर्च करना शुरू किया था। छोटी टेक्निकल है ये, कितना ज्यादा टेक्निकल है। टेक्निकल है लेकिन लॉजिकल तो मतलब वही, मतलब कि और जो आदमी जोन सी होरा में पैदा हुआ और जोन से डे में पैदा हुआ है उसका बहुत बड़ा रेलिवेंस है। बहुत बड़ा रेलिवेंस है उसका। मैं सैटर्न की होरा में पैदा हुआ हूँ, मेरे को ब्लैक सूट करता है और मेरा सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, मेरे को ब्लैक सूट करता है। आई हैव सीन दिस हैपनिंग। ब्लैक सूट करता है। सैटर्न का कलर कौन सा है? ब्लैक, ग्रे, ब्लू। अच्छा, अभी कलर्स कैसे डिपिक्ट होते हैं? मुझे जो प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है उस प्लेनेट का कलर आपको सूट करेगा। प्लेनेट का आप कलर कैसे देते हो? वो तो आपको सब शास्त्रों में मिल जाएगा। अच्छा, वो सब मून का वाइट, मार्स का रेड, मरकरी का ग्रीन, ओके, सन का रेड एंड ऑरेंज का। आपका सैटर्न कैसे है? मैं सैटरडे को पैदा हुआ था और मेरा होरा लॉर्ड भी सैटर्न है। मैं ट्यूसडे को पैदा हुआ। हाँ, तो आपका डे लॉर्ड ट्यूसडे है। हाँ। मैंने आपकी कुंडली कभी नहीं देखी, लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा होगा ना आपकी कुंडली में, हाँ। तो आपके लिए रेड कलर इज ऑलवेज गुड। रेड कलर? यस।
और जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट वाले हैं ना, मैं आपको उनको ये भी बात बता दूं, जो आपका डे लॉर्ड होता है, अगर वो आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो वो नंबर भी आपके लिए अच्छा होता है। जैसे सैटर्न का नंबर 8 है, मंगल का नंबर 9 है, सन का नंबर 1 है। अच्छा। जुपिटर का नंबर 3 है, तो वो नंबर भी आपके लिए लकी होता है। तो ये नंबर भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। पूरी एस्ट्रोलॉजी हमारे शास्त्रों में है, इसका मतलब। एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई? पराशर होरा शास्त्र, पराशर ऋषि वॉज द फादर ऑफ वेद व्यास ऋषि। वेद व्यास ऋषि वॉज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ ऑल द महाभारत क्लैन। हाँ, ये तो पता होगा। हाँ, नहीं, वेद व्यास ने तो सारी कंपाइल करी ना, महाभारत भी कंपाइल करी, लेकिन जिन लोगों की महाभारत कंपाइल करी वो उन सबके बायोलॉजिकल फादर थे। अच्छा, ये नहीं पता आपको? नहीं। आई विल एक्सप्लेन। सत्यवती वॉज द मदर, स्टेप मदर ऑफ भीष्म पितामह। सत्यवती वॉज द स्टेप मदर ऑफ भीष्म पितामह। And Satyavati wanted her son to rule the kingdom of Hastinapur. हाँ। तो उनका जो पुत्र था, विचित्र वीर नाम था उसका, उसकी शादी हुई और वो शादी के दिन ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा। और उसकी शादी हुई थी अंबिका और अंबालिका से। अच्छा। उसमें से दो, एक तो परशुराम जी के पास चली गई। हाँ। लेकिन दो जिन लोगों ने, जो उनके क्लैन में थी, मतलब आर्यवर्त क्लैन में, तो उनके जो वेदव्यास ऋषि के साथ IVF टाइप, IUF टाइप हुआ कुछ, जिसको सैरोगेसी कहते हैं। एंड दे, एक डर गई और एक ने आंखें बंद कर ली। अच्छा। उस सैरोगेसी, उस इवेंट के टाइम। अच्छा। जिसने आंखें बंद की उसका बेटा निकला धृतराष्ट्र, जो अंधा था। हाँ। जो अंधा था। और जो डर गई उसका बेटा निकला पांडु, जो पीला था। अच्छा। और जो उन्होंने एक दासी के साथ भी संबंध बनाए थे वेद व्यास ऋषि ने, जिनका बेटा था विदुर, जो सबसे इंटेलिजेंट था आउट ऑफ द लॉट। और वो विदुर ने एक नीति लिखी थी, विदुर नीति, जिसको आज हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। जो विदुर नीति है वॉज एडॉप्टेड बाय चाणक्य, क्योंकि उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह सब होती थी, और उसी नीति को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके चाणक्य जी ने चाणक्य नीति लिखी थी। अच्छा। हाँ जी, चाणक्य जी की कोई अपनी इन्वेंशन नहीं थी। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजी इन्वेंट करके थोड़ी आया हूँ। आई हैव जस्ट स्टडीड द एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसी चाणक्य नीति विदुर नीति से ही आगे प्रमोटेड है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी बाय राजन खिल्लन कोई वर्ड नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली बाय पराशर ऋषि। जो लोग बोलते हैं ना, हमने केपी एस्ट्रोलॉजी की, हमने जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की, हमने, सबके गुरु पराशर ऋषि हैं। सब उसके आगे, सब उसके आगे से होते हैं। मैं जैमिनी का भी बता दूं, वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि वॉज इन महाभारत टाइम ओनली। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि दुर्योधन को मार दो वरना बहुत बड़ा क्लेश हो जाएगा। लेकिन पुत्र मोह एक चीज होती है। Gemini ऋषि, I have researched well in Gemini astrology, and wonders are there, wonders. In Gemini astrology. Gemini astrology is a part of our Parashar astrology only. Okay. But it's a little bit different. जैसे उत्तपम और पिज़्ज़ा, they are मतलब समझ गया। हाँ, I get your point. They are different, but they are kind of same. अच्छा, नहीं तो जैसे आप कह रहे हो कि इट इज मिराक्युलस, किस वे में? प्रिडिक्शन, गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज प्रिडिक्टिव एबिलिटी, उन सब वे में बहुत अच्छा काम करती है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एंड पराशर एस्ट्रोलॉजी। मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ और बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ आप अपनी रिजल्ट्स की कोई स्टोरी बताना चाहोगे? सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो मेरी है, एक बार मेरे को रात को 3:45 बजे फ़ोन आया सरदार जी का
देयर इज अ प्लेस नियर रामनगर यू नो, जिम कॉर्बेट। अच्छा, ओके। वहाँ से ही वॉज हैविंग अ लैंड। वो कहते उनकी बेटी मुझसे कंसल्ट करती थी, उसका डिवोर्स हो गया था, वो मुझसे कंसल्ट करती थी। ओके। एंड बीइंग अ सिख फैमिली वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते थे। हाँ। लेकिन जो मैंने उनको उनकी बेटी के बारे में बोला, रीसेटलमेंट का, कनाडा का, वो सब हो गया। अच्छा। तो वो मुझे मानने लग गए। ठीक है। उनका 3:45 बजे फ़ोन आता है। ऑन दी 3rd or 4th day, इट वॉज सितंबर मंथ, आई कैन रिमेंबर। ओके। वो कहते पाजी, मैं क्या अंकल जी तुसी पाजी हो? मैं की होया। उन्होंने मुझसे एक बार बोला था कि उनको सपने में कभी कभी उनके फादर आते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। एंड ही वॉज मघा नक्षत्र, मार्क माई वर्ड्स, ही वॉज मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र, सॉरी क्या? मघा नक्षत्र एक नक्षत्र होता है जिसके जो स्वामी है वो एंसेस्टर्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं मुझे अपने फादर आते हैं सपने में और वो मुझे बताते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और मैंने एक डॉग एडॉप्ट किया था, स्ट्रीट डॉग टाइप, तो मुझे कभी कभी लगता है वो मेरे फादर हैं। क्या ये हो सकता है? मैं क्या, हो भी सकता है सर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो भी सकता है। ये पहले की बात है, ये खत्म हो गई। सितंबर का मंथ था, श्राद्ध का टाइम चल रहा था। ठीक। और वो श्राद्ध को नहीं मानते थे। श्राद्ध इज द यू नो, जब कहते हैं हमारे पूर्वज नीचे आते नहीं मानते थे। ओके। फेंसिंग लगी हुई थी और उनकी फेंसिंग को तोड़ के अटैक हो गया चीते का। और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे डॉग थे, जर्मन शेफर्ड और वो क्या है, साइबेरियन हस्की। ही वाज अ वेरी, वो डॉग भी अच्छे डॉग लवर भी थे, लेकिन सब भाग गए। और वो जो डॉग था, जो स्ट्रीट डॉग, #स्ट्रीट डॉग, ही अटैक्ड। माय गॉड। और एंड ऑफ द डे वो भाग गया, वो चीता। और वो ऑलमोस्ट अधमरी सिचुएशन में स्ट्रीट डॉग। और वो सरदार जी ने उस दिन ड्रिंक की हुई थी और उन्होंने ये चीज़ देखी सुनी, उसको हॉस्पिटलाइज लेके गए। कहते हैं मेरे दादाजी थे। मैं क्या, आपके दादाजी थे? क्योंकि जिस दिन ये इवेंट हुआ उस दिन भी मघा नक्षत्र था। और श्राद्ध चल रहे थे। तो मैंने कहा सर मेरी बात मानो, श्राद्ध मानने शुरू करो। एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ द श्राद्ध। हिज फादर वॉज देयर विद हिम जब उसके ऊपर अटैक किया किसी एनिमल ने, इन अ डॉग फॉर्म। मेरे तो गूज बम्स आ रहे हैं सुन के ये। अरे मेरे खुद गूज बम्स आ रहे थे भाई। मैं तो सुबह 5 बजे की ये सब कम्युनिकेशन है। और जिन्होंने भी मुझसे सुबह 4-5 बजे सवाल पूछे हैं ना, उनके तो मतलब इवेंट्स मैं भूल ही नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम कोई वो नहीं होता ना। एक और इवेंट बताता हूँ आपको, इतनी बात है तो बताओ। A lady lost his husband. Lost का मतलब not, मतलब he was not in touch. Okay. And he was in tour. Okay. वो कहती उनका कुछ पता नहीं चल रहा। जहाँ वो टूरिंग पे गए थे वहाँ के लोग कह रहे हैं हम तो इनको छोड़ के आए हैं बस स्टैंड में, बस स्टेशन में। तो कुछ नहीं पता अभी तक। एक बंदा बस स्टेशन में उनको छोड़ के आया, वो कह रहा है मैंने उनको सुबह 6 बजे बस स्टेशन में छोड़ दिया था। दूसरा बंदा कह रहा है हाँ वो मेरे साथ रात में रुके थे, वी हैड अ ड्रिंक, और वो चले गए। और वाइफ कह रही है कि हाँ मेरी भी बात हुई थी, लेकिन अब वो अनरीचेबल है, अनट्रेसेबल है। क्या वो जिंदा है? तो कुंडली खोली तो जिंदा तो नजर आ ही रहते। प्रसन्न कुंडली की बात बता रहा हूँ आपको। प्रसन्न कुंडली भी, सॉरी अगर आप, जब आपके पास कुंडली नहीं होती तो आप एक सवाल का जवाब प्रसन्न कुंडली से दे सकते हो। उस टाइम की कुंडली लगा के
प्रश्न बनता है और वो उसका सवाल का जवाब उसी कुंडली से आप दे सकते हो। अच्छा। मैं क्या वो जिंदा है, वो वापसी आएंगे। एंड जस्ट प्रे टू शिव जी। मैंने शिव जी क्यों बोला मुझे ये नहीं पता, उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं था। मे बी सावन चल रहे थे उस टाइम। नहीं, मेरे को किसी ने मैसेज किया था, मे महादेव ब्लेस्ड यू विद दिस 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 एंड दिस। और वो मैसेज मैंने पढ़ा तो मैंने कहा जस्ट वो दिमाग में हुई है, दिमाग में आ जाती ना, जस्ट गो टू वो आ जाएंगे वापसी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। बस इतनी बात हुई थी। सुबह वो मंदिर चली गई, जब मैंने कहा शिवलिंग पे जल चढ़ाया, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र महामृत्युंजय 108 टाइम्स नॉन स्टॉप 2.5 आवर चलता रहा। उसी टाइम वो किसी जंगल में पड़ा था आदमी। क्या? और पुलिस को फोन आता है, हेलो ये एक आदमी जंगल पे है, इसको रेस्क्यू कर लो और नहीं तो ये मर जाएगा। तो वहाँ की लोकल पुलिस उस आदमी को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड कर देती है। और पुलिस वाले बताते हैं कि किसी शंकर का फ़ोन आया था और वो शंकर का ना नंबर ट्रेसेबल है ना बंदा ट्रेसेबल है जिसने फ़ोन किया था। ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षयमामृता। शंकर नेम पर्सन कॉल्ड मॉर्निंग एट द पुलिस स्टेशन 6 AM कि कोई बंदा है, इसको रेस्क्यू कर लो, ये मर जाएगा। पुलिस रेस्क्यू करके उसको हॉस्पिटल लेके गई, फर्स्ट एड दिलाया, निमोनिया था वो ठीक किया और फिर वो घर आ गया। और शंकर नहीं मिल रहा पुलिस वालों को। मैं खुद शंकर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहाँ पे थे ये, कहाँ जंगलों में? जंगल तो नहीं था, मतलब एक डेंस हाईवे के बीच में ही कहीं। इंडिया में ही थे? इंडिया में ही, हाँ। माय गॉड, ये आपके क्लाइंट के साथ हुआ है? मेरे फैमिली में समझ लो, कोई दूर की हो। माय गॉड। तो देयर आर सम पावर्स। जैसे समुंदर तक पहुंचते हुए नदी का पानी पूरा वेस्ट हो जाता है, उसके पुल उसकी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। हाँ। बन सकती है ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। सारी पावर वेस्ट हो जाती है नदी के पानी की। ऐसी बहुत सारी हमारी जिंदगी वेस्ट हो जाती है ये 9 to 5 और EMIs के चक्कर में, और हम असली ज्ञान से दूर रहते हैं। 2-4 बैग पी के लगता है कि मेरी अपनी स्टोरी है यार, लाइफ तो यही है। अपनी स्टोरी मतलब अपनी स्टोरी, मैं भी तो 10 साल पहले तक एस्ट्रोलॉजी को एक मिथ ही समझता था। ये तो जब तक मुझे हमारे सर ने एक लाइन बोली थी कि वो वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जिसने तेरे को एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंक्लाइन किया। राम को राम बनने के लिए वो 14 साल का वनवास और रावण दोनों की जरूरत थी, वरना राम भगवान नहीं होते आज। कृष्ण को कृष्ण बनने के लिए कंस की जरूरत थी, और अर्जुन को अर्जुन बनने के लिए दुर्योधन और पूरे मतलब कौरवों की जरूरत थी। मैं तो आपकी पहले वाली स्टोरी अभी तक मैं खुद डाइजेस्ट कर रहा हूँ अभी तक भाई, सच बताता हूँ। मैं श्राद्धों को बोलता जरूर था, आई वॉज टुवर्ड्स श्राद्ध मतलब, लेकिन अब तो मेरे लिए एंसेस्टर्स आर देयर। और जो पितृदोष होता है ना, ये तभी लगता है जब आपके एंसेस्टर आपको ऊपर से बद्दुआ दे रहे हैं। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष एक एस्ट्रोलॉजी में कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस हैं जिसको पितृदोष कहते हैं। क्या होता है उसमें? उसमें क्या होता है, आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता। अच्छा। लेकिन उसकी जो मूल वजह है ना, आपके एंसेस्टर आपको बद्दुआ दे रहे हैं, यही है। जितने लोग आज की डेट में, जितनी माएँ, जितनी दादियाँ, जितने नानियाँ वृद्ध आश्रम में है ना, सबके बच्चों को पितृदोष लगेगा। अच्छा। जो मर्जी कर लो, ये बात तो है, बात है ना। मेरे घर में हमेशा बोला जाता है मे बी इन सम फॉर्म, जैसे वो सरदार जी के केस में ही वॉज सो अटैच्ड टू हिज फादर, उसको कुछ कुत्ते में ऐसा कुछ नजर आता था कि जो
जो वो उसने अडॉप्ट किया कुत्ते को, उसको लगता था कुत्ते ने उसको अडॉप्ट किया, एक्चुअल में कुत्ते ने उसको अडॉप्ट किया हुआ था। माय गॉड। ऐसे ही मेरे को लगता है, मैं एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी चूज्ड मी। श्राद्धों की क्या रेलेवेंस है, मतलब ये श्राद्ध के बारे में थोड़ा आप और बताएंगे? हर आदमी के तीन वो होते हैं डेप्थ, कार्मिक डेप्थ। एक गुरु का, ओके, एक माँ बाप का और एक देवता का। जो आपके एंसेस्टर का कार्मिक डेप्थ होता है उसको श्राद्ध कहते हैं। उस कार्मिक डेप्थ को कुछ हद तक कम करने के लिए हम श्राद्ध का रिचुअल परफॉर्म करते हैं, इन अ सिंपल वर्ड्स। ओके। हाँ। और इसका ये जो टाइमिंग होती है ये तब होती है जब सूर्य कन्या राशि में होता है। सूर्य इज इन वर्गो और उसके स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, उसमें होता ही है। और हमारे सन साइंस कहाँ से ड्राइव होते हैं? जो साइंस आए हैं ये कहाँ से आए हैं? हम जब ऊपर देखते हैं किसी भी सनशाइन को, जैसे एरीज को देखते हैं, तो सारे स्टार्स को कंबाइन कर लो, हाँ, तो आपको सच्ची में शीप नजर आएगी। हाँ हाँ। तो एरीज में शीप तो आती है। कॉन्स्टेलेशन होती है वो तो। हाँ, कॉन्स्टेलेशन होती है। सनशाइन भी तो 30 डिग्री का एक कॉन्स्टेलेशन में जो चीजें हैं उस 30 डिग्री में उसको कंबाइन करके ही आपका वो बनता है। अश्विनी नक्षत्र है, कॉन्स्टेलेशन है, उसमें आप देखोगे कि सच्ची में 2 घोड़े नजर आएंगे आपको जब आप उसके सारे स्टार्स को जोड़ोगे। भरनी है, भरनी में आपको द प्राइवेट पार्ट ऑफ गर्ल योनी नजर आएगी। अच्छा। कृतिका में आपको तलवार या कैंची टाइप नजर आएगा। रोहिणी में आपको वाहन नजर आएगा। तो ऐसे आप जो भी आप कर रहे हो उसकी नेमिंग के पीछे उसके स्टार्स की शेपिंग है। वहाँ से सन साइन डिराइव होता है। अभी आपने डॉग की कहानी बताई ना, मैं आपको अपने डॉग की कहानी बताता हूँ। मैंने आज तक पॉडकास्ट पे बात नहीं करी। मेरा डॉग था पोमेरेनियन। हमने आज तक कोई डॉग खरीद के पाला नहीं है क्योंकि किसी को घर में शौक नहीं है डॉग्स का। 2001 में क्या हुआ, जब मैं 3 साल का था, हम ये इस घर में 2000 में शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले हम रजौरी गार्डन ही रहते थे। तो 2001 में एक डॉग, पोमेरेनियन वाइट, प्योर वाइट डॉग हमारे घर के बाहर आके लेट गया। तो रात को 10:30 बजे एक ताऊ हमारा गार्ड होता था, उसने कॉल किया मेरे फादर को कि साहब आपके घर के बाहर एक डॉग है और हमारे घर के बाहर एक डॉग है और इसकी इतनी बुरी हालत है कि अगर इसको अभी के अभी हम हॉस्पिटल नहीं लेके गए ये मर जाएगा। तो हमें लगा ठीक है एक बार देखने जाते हैं। हम नीचे डॉग देखने गए, उसके पूरे अंदर का पार्ट में कीड़े जमे हुए हैं और उसको खा रहे हैं कीड़े। तो हमें भी तरस आया, उसी टाइम उसको हम हॉस्पिटल ले गए। वो 6 महीने हॉस्पिटल में रहा और 6 महीने बाद हमारे घर आ गया। 6 महीने तक हमने उसका इलाज कराया, मतलब वो मर ही गया था ऑलमोस्ट। वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हुआ, हमारे घर आया। तब वो ऑलरेडी कहीं से भाग के आया था, तो वो तब करीब 3 साल का था, 2.5-3 साल का। टिल द एज, सोच सकते हो वो डॉग 25 तक जिया है। उसकी 2021 में डेथ हुई, 2022 में डेथ हुई है। वो 25 साल की उम्र तक जिया है। उसके दांत सारे गिर गए थे, उसके सारे दांत वापस आ गए। उसका स्किन वाइट से ब्राउन से वापस प्योर वाइट हो गया। जैसे होता है ना कि आप एज होके वापस जवान बन रहे हो, ये तो हो गई उसकी लाइफ की मतलब बात। वो शिवरात्रि पे व्रत रखता था। आप उसको शिवरात्रि पे मुंह खोल के उसके अंदर खाना अगर डालने की कोशिश करो ना, पानी भी नहीं पीता था हर शिवरात्रि पे। आज तक वो हमारे घर के अंदर नहीं आया। ज़बरदस्ती कोशिश कर ली, उसको बकल पकड़ के घर के अंदर ले आए, काट जाता था, घर के अंदर नहीं आता था। हमने कुछ ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ नहीं सिखाया। उसने सिर्फ रोटी, चावल, चपाती, दूध, इसके अलावा कुछ नहीं खाता था।
अब मैं आपको कमाल स्टोरी बताता हूँ उसकी। मेरे दादाजी की, मैंने कहा था ना डेथ हुई, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, सो ही वॉज, एज आई टोल्ड यू कि वो कभी घर के अंदर नहीं आया। तो जिस जगह पे मेरे दादाजी की, जो जहाँ वो लेटते थे, एक उनकी जगह होती थी जहाँ वो लेटते थे कमरे के अंदर, तो वो हमने जगह खाली कर दी थी, वहाँ से बेड वेड हटा दिया था, वहीं पे सारा हम उनकी आती वहाँ बॉडी रखी थी, मूर्ति लगाई हुई थी, फोटो। पहली बार उस टाइम वो 12-13 साल का था, 10 साल में पहली बार वो खुद घर के अंदर आया। जिस जगह पे मेरे दादा ने अपनी लास्ट सांसें ली घर के अंदर, वो वहाँ आया, वहाँ पे उसने चक्कर काटा और वहीं पे बैठ गया और 1 घंटा वहीं बैठा रहा। जो कुत्ता आज तक हमारे घर के अंदर तक नहीं आया, वहीं पे बैठा रहा। उठा 1 घंटे बाद, उठ के बाहर चला गया और उस दिन के बाद दोबारा कभी घर के अंदर नहीं आया। मतलब जिससे आपने बात बोली ना कि कोई रिश्ता, हाँ, कोई पास्ट कर्म, पास्ट काल में कनेक्शन होता है, कोई पास्ट का रिश्ता, कोई पास्ट की चीज। मतलब आपने कभी सुना है कोई कुत्ता शिवरात्रि पे व्रत रख रहा है? हमने थोड़ी उसको सिखाया ये करना, वो खुद ही करता था। एंड ही लिव्ड टिल द एज ऑफ 24-25। अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑन रखें ना, तो आपको बहुत सारे मिरेकल्स आपके आसपास ही नजर आ जाएंगे, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट। आई वॉज टोल्ड बाय अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर इन बनारस कि एक दिन तू पढ़ाएगा। और मैं, मदर, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल, मैं मदर कहती इससे पढ़ेगा कौन। तो मजाक मजाक में बात ख़त्म हो गई। एंड उसके बाद आज मम्मी कहती है यार उसने बोला था तू पढ़ाएगा और तेरे से लोग पढ़ेंगे। मतलब मैं मदर इज इन अ वेरी डेड शॉक कि हो क्या गया। मैं मदर, मैं फादर, मैं फ्रेंड्स, क्योंकि आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 60% इन माई 10th, नॉट मोर देन 58% इन माई 12th। तो एंड आई एम टीचिंग उनको एस्ट्रोलॉजी, आई एम टीचिंग समथिंग है। कुछ लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, वो उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता कि लोग आपसे पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं। तो वक्त कराए, वक्त करे, वक्त बड़ा बलवान। भीलों ने लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। जब कृष्ण जी की डेथ हो गई थी तो उन्होंने उससे पहले अर्जुन को कहा था ये मेरी कुछ गोपियाँ हैं जो द्वारका में है, मैं इनको वृंदावन से लाया था, इनको तो वापसी ले जा और इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखियो। वापसी ले रहा था। राजस्थान में जगह, भीलों की जगह आती है, आज भी है वो भील। हाँ जी, हमें पता है। वहाँ पे सारी गोपियाँ लूटी गई। वही अर्जुन था, वही बाण थे महाभारत वाले। वक्त कराए, वक्त करे, वक्त बड़ा बलवान। तो जब तक आपके ऊपर एक स्ट्रेंथ नहीं होती, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको लगता है, आपको लग रहा है कि मेरा ज्ञान है, ये सिर्फ मेरे शब्द हैं। ज्ञान तो कहीं और से आ रहा है। जब मैं किसी को कंसल्ट करता हूँ ना, आई ऑलवेज से द थिंग्स आई एम टेलिंग इट्स नॉट माई perspective, it's the perspective of God, it's the words of God। इसको ऐसे समझो, इसको गाइडेंस के रूप में लो। चलिए राजन जी, थैंक यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड आपने हमें दिया आज पॉडकास्ट का। होपफुली जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगे, सीखने को मिले उनको कुछ इस एपिसोड से। एस्ट्रोलॉजी, पंचांग शास्त्र, महाभारत, रामायण सब पढ़ना चाहिए। इट शुड बी दी पार्ट ऑफ आवर स्कूल बुक्स। डेफिनेटली साइंस है ये। हाँ, पूरी की पूरी साइंस है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। होपफुली आपके साथ आगे और एपिसोड करेंगे हम। थैंक यू। ओके भाई, जय श्री राम। जय श्री राम।